को कैसे डिफाइन करेंगे कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन जब भी हो जाए फेरेंजियल म्यूकोसा की और सब म्यूकोसा की, तो इसे हम कहते हैं एक्यूट फेरेंजाइटिस। और इसके अलावा इसमें फेरेंजियल लिम्फा टिश्यूज़ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक्यूट फेरेंजाइटिस जो होता है ये ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू द क्रोनिक फेरेंजाइटिस। एक्यूट फेरेंजाइटिस की काजेज़ क्या हैं? वायरस भी, बैक्टीरिया भी, फंजाई, ये तीनों जो है एक्यूट फेरेंजाइटिस काज करवा सकते हैं। वायरसेस जो होते हैं इनका जो इन्फेक्शन होता है वो माइल्ड होता है, लेकिन बैक्टीरिया के केसेस में सीवियर होता है। और फंजाई जो होती है उसमें जो कैंडिडा होती है वो काज करवाती है। कैंडिडा जैसे ही ओरल थ्रश काज करवाती है उसी की एक्सटेंशन हो जाती है फेरिंग्स में, जिसकी वजह से एक्यूट फेरेंजाइटिस भी होता है। और जो फंजाई और इसका जो इन्फेक्शन होता है वो होता है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में, या जिनको एंटी माइक्रोबियल थेरेपी जो होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए लें, तो उसके बाद उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो सप्रेस होता है, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है। एक्यूट फेरेंजाइटिस में जो सिम्टम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वायरस ने काज करवाया है, बैक्टीरिया ने या फंजाई ने। जैसे वायरल जो काजेज़ होती हैं इनकी वजह से इन्फेक्शन जो माइल्ड होता है तो उसके सिम्टम्स भी माइल्ड ही होंगे। उसमें दो सिम्टम्स आते हैं, एक तो ये कि थ्रॉट में डिस्कम्फर्ट होगा और दूसरा माइल्ड फीवर होगा। लेकिन सीवियर केस में क्या होगा हमारे पास कि पेन होगा थ्रॉट में भी, इसके अलावा हेड में भी, यानी कि हेडेक भी होगा, और पेन ड्यूरिंग द स्वेलिंग भी होगा, तो इसे हम कहते हैं डिस्फेजिया। इसके अलावा पेन के अलावा मलेज होता है और फीवर इसमें हाई फीवर होता है। और जो फंगल था, फंगल में हमारे पास एक तो पेन होता है थ्रॉट में और इसके अलावा डिस्फेजिया होता है। बैक्टीरियल जो काजेज़ हैं इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो स्ट्रेप्टोकोकस है, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि रूमेटिक फीवर होता है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। कैसे हम डायग्नोस करेंगे? एक तो हम जब फेरिंक्स को देखेंगे तो वो हमें जो माइल्ड केसेस होगा उसमें सिर्फ हमें फेरिंक्स कंजेस्टेड नज़र आएगा, कोई भी लिम्फ नोड इसमें इन्फेक्टेड नहीं होगा। लेकिन सीवियर केसेस में, यानी कि जो बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादातर होता है, तो उसमें फेरिंक्स जो होगा वो रेड होगा, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन की वजह से एक्सोडेट भी प्रेजेंट होंगे, और इसमें टॉन्सिल्स और लिम्फाइड फोलिकल्स जो कि पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल में प्रेजेंट है, ये दोनों इनलार्ज होंगे, लिम्फाइड फोलिकल्स भी और इसके अलावा टॉन्सिल्स भी। नेक्स्ट आ जाता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस जो होती है वायरल की, हम ऐसे करते हैं कि पहले हम बैक्टीरिया के लिए कल्चर करते हैं थ्रॉट स्वैब का। तो इसका अगर हम कल्चर करते हैं, अगर उसमें हमें बैक्टीरिया मिल जाए तो इसका मतलब है बैक्टीरियल काज है। लेकिन अगर बैक्टीरियल काज हमें नहीं मिल रही तो उसके बाद सिम्टम्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि वायरल फेरेंजाइटिस है। माइल्ड और स्वेयर के अलावा एक इसकी स्टेज होती है वेरी स्वेयर। वेरी स्वेयर में जो सॉफ्ट पैलेट है और यूविला, ये दोनों हमारे पास स्वेल हमें नज़र आएंगे, यानी कि एडिमेटिस नज़र आएंगे। तो इसकी काजेज़ में क्या हो गया? वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई। और जो वायरल काजेज़ होती हैं उसमें माइल्ड इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया में स्वेयर होता है और फंजाई में पेन होता है थ्रॉट में, और इसके अलावा डिस्फेजिया होता है। डायग्नोसिस भी हमने देख लिया। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में इसमें एक आ जाता है जनरल मेजर्स। जनरल मेजर्स का ये मतलब है कि बेड रेस्ट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, वार्म सलाइन गार्गल्स, और इसके अलावा हम एनर्जेटिक्स देंगे। और मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट यही होता है कि हम जनरल मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट है लिग्नोकेन। लिग्नोकेन क्यों देते हैं? क्योंकि इस पेशेंट में डिस्कम्फर्ट भी होता है, तो हम लिग्नोकेन देते हैं ताकि जो डिस्फेजिया है उसको प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक स्पेशल ट्रीटमेंट में आ जाता है। अगर बैक्टीरिया की वजह से फ्रेंजाइटिस हुआ है तो उसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिसमें एक तो आती है हमारे पास पेनिसिलिन जी, इसके अलावा डिफ्थेरिया एंटीटॉक्सिन। पेनिसिलिन जी कौन सी बैक्टीरिया के लिए? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के लिए। इसको हम 4 टाइम्स पर डे देते हैं फॉर द 10 डेज। और जो डिफ्थेरिया एंटीटॉक्सिन है ये हमारे पास होता है डिफ्थेरिया के लिए। इसके अलावा अगर जो इन्फ्लेमेशन है वो गोनोकोकस की वजह से हुई है, गोनोकोकल बैक्टीरिया की वजह से, तो उसके लिए हम टेट्रासाइक्लिन देते हैं या फिर पेनिसिलिन देते हैं। और इस तरह में नज़र आएगा वायरल फ्रेंजाइटिस। स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस में जो टॉन्सिल्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो इसमें लार्ज टॉन्सिल नज़र आएंगे, और वायरल में हमें यहाँ पर रेडिश एरिया नज़र आएगा। एक्यूट इन्फेक्शन ज़्यादातर वायरस की वजह से होता है। तो ऐसे कौन से वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से फ्रेंजाइटिस हो सकता है? सबसे पहले आता है हार्प इंजाइना। हार्प इंजाइना किसकी वजह से होता है? ग्रुप ए कुक्सैकी वायरस। ग्रुप ए कुक्सैकी वायरस चिल्ड्रन में हार्प इंजाइना काज करवाता है, जिसकी वजह से बच्चों में बुखार, सोर थ्रोट और वेजिकुलर इरप्शन ऑन द सॉफ्ट पैलेट एंड द पिलर्स होगी। इसमें जो वेजिकल्स होंगे वो स्मॉल हमें नजर आएंगे और उनके इर्द गिर्द जो एरिया होगा वो रेड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ओल्डर चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इसमें बंदे में फीवर, सोर थ्रोट, एक्सोडेटिव फेरेंजाइटिस, लिम्फ एडिनोपैथी, स्प्लीनोमेगाली और हेपेटाइटिस होता है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में सोर थ्रोट के साथ और फेरेंजाइटिस के साथ साथ स्प्लीनोमेगाली भी होगी और इसके अलावा हेपेटाइटिस होगा।
और जो लिम्फ नोड्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट है साइटोमेगालोवायरस। साइटोमेगालोवायरस उन लोगों में होता है जो कि इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं। इम्यूनोसप्रेस्ड में होता है साइटोमेगालोवायरस, और इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो मिमिक करता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को। एट्रोफिल एंटीबॉडी टेस्ट जो कि एप्शन बार वायरस के लिए होता है वो इसमें नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रिंजो कंजक्टाइवल फीवर। फ्रिंजो कंजक्टाइवल फीवर जो होता है ये एडिनो वायरस की वजह से होता है। इसमें भी सोर थ्रोट होगा, फीवर होगा, कंजक्टिवाइटिस होगा। तो इसमें इसके जैसे कि नाम से जाहिर है कंजक्टाइवल, इसमें कंजक्टिवाइटिस भी साथ होगा। और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। नेक्स्ट है लिम्फोनोड्यूलर फ्रिंजाइटिस। लिम्फोनोड्यूलर फ्रिंजाइटिस जो होता है ये कोक्साकी वायरस की वजह से होता है, और इसमें नड्यूलर है ना, तो इसमें नड्यूल्स बनेगी, व्हाइट येलो सॉलिड नड्यूल्स बनेगी किधर, पोस्टीरियर फ्रिंजियल वॉल के ऊपर। और लास्ट में आ जाता है मीजल्स एंड चिकन पॉक्स। मीजल एंड चिकन पॉक्स की वजह से भी फ्रिंजाइटिस होता है। मीजल में हमारे पास क्या होता है, कॉप-लाइक स्पॉट्स हमें नजर आएंगे। कॉप-लाइक स्पॉट्स किसे कहते हैं, व्हाइटिश स्पॉट्स होंगे जो कि उनके इर्द गिर्द क्या होगा, रेड कलर का सर्कल होगा। और ये किधर होंगे, बकल म्यूकोसा के ऊपर, जो कि ऑपोजिट द मोलर टीथ। मोलर टीथ के साथ ऑपोजिट जो बकल म्यूकोसा है वहां पर हमें ये नजर आएंगे। नेक्स्ट आता है क्रोनिक फ्रिंजाइटिस। क्रोनिक फ्रिंजाइटिस का ये मतलब है कि इसमें जो इन्फ्लेमेशन होगी वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी फेरिंक्स की। इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से जो वहां पर जो म्यूकोसा होगा और ग्लैंड्स होंगे उनकी हाइपरट्रॉफी हमें मिलेगी। इसके अलावा लिम्फाइड फोलिकल्स जो होंगे वो भी हमें हाइपरट्रॉफी नजर आएंगे। और कुछ केसेस में जो फेरिंक्स का मस्कुलर कोट था उसकी भी हाइपरट्रॉफी हुई होगी। तो अगर हमें हाइपरट्रॉफी नजर आती है इन सब की, ग्लैंड्स की, म्यूकोसा की, मसल्स की और लिम्फाइड फोलिकल्स की, तो उसमें जो फ्रिंजाइटिस होगा वो क्रोनिक फ्रिंजाइटिस होगा। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है क्रोनिक कटारल, एक है क्रोनिक हाइपरट्रॉफिक फ्रिंजाइटिस। क्रोनिक कटारल फ्रिंजाइटिस में क्या होता है, कटारल का मतलब होता है कि इसमें जो वेसल्स होंगी वो हमारे पास डायलेट होंगी, वहां पर जो म्यूकोसा होगा वो कंजस्टेड होगा और पोस्टीरियर फ्रिंजियल वॉल कंजस्टेड हो जाए, इससे हम कहते हैं क्रोनिक कटारल फ्रिंजाइटिस। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास क्रोनिक हाइपरट्रॉफी, इसको हम ग्रेनुलर फ्रिंजाइटिस भी कहते हैं। ग्रेनुलर इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास नोड्यूल्स बनती हैं। यहाँ पर पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल जो होती है उसमें रेड कलर की नोड्यूल्स होती हैं। इन नोड्यूल्स की काज क्या है कि वहां पर जो सब एपिथेलियल लिम्फोइड फोलिकल्स हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ग्रेनुलर फ्रिंजाइटिस। इसमें फ्रिंजियल वॉल हमें थिक नजर आएगी, एडिमेटिस नजर आएगी, म्यूकोसा कंजस्टेड होगा और वेसल्स डायलेटेड होंगी, क्रोनिक कटारल की तरह ही, लेकिन इसमें साथ में नोड्यूल्स भी प्रेजेंट होंगी। और जो लैटरल फ्रिंजियल बैंड्स होंगे, जो लिम्फोइड फोलिकल थे, वो भी हाइपरट्रॉफी उनकी भी हुई होगी। और इसके अलावा जो यूवियला है, जो सॉफ्ट पैलेट है, वो भी इलोंगेटेड और एडिमेटिस इस केस में हमें नजर आएगा। तो इस तरह हमें ये नजर आएगा ग्रेनुलर फ्रिंजाइटिस, जिसमें पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल के ऊपर हमें रेड कलर की नोड्यूल्स नजर आएंगी, तो इससे हम कहते हैं ग्रेनुलर फ्रिंजाइटिस। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन फेरिंक्स की कब कब होती है, अगर तो नेबरहुड में परसिस्टेंट इन्फेक्शन चल रहा हो, यानी कि अगर राइनाइटिस हो, साइनोसाइटिस हो और वहां से पुरुलेंट जो डिस्चार्ज है वो फेरिंक्स को भी इन्वॉल्व कर ले, तो उसकी वजह से एक तो हमारे पास फ्रिंजाइटिस होता है। नेक्स्ट है माउथ ब्रीथिंग। माउथ ब्रीथिंग किस वजह से हम करते हैं, अगर हमारे पास नोज में ऑब्स्ट्रक्शन हो, यानी कि नेजल पोलिप्स हो, या फिर हमारे पास हाइपरट्रॉफी हो वहां पर टर्बिनेट्स की, इसके अलावा नेजोफेरेंक्स में ऑब्स्ट्रक्टेड हो, यानी कि एडिनाइड्स या ट्यूमर हो, प्रोट्रूडिंग टीथ्स हो, इन सब केसेस में हम माउथ ब्रीथिंग करते हैं। तो माउथ ब्रीथिंग की वजह से फ्रिंजाइटिस क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो एयर होती है वो फिल्टर्ड नहीं होती, इसके अलावा ह्यूमिडिफाइड भी नहीं होती और बॉडी टेम्परेचर के साथ उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी एडजस्ट नहीं होता। इन सब में फिर हमारे पास इन्फेक्शन हो जाता है फेरिंक्स का भी। और लास्ट है हमारे पास क्रोनिक इरिटेंट्स। क्रोनिक इरिटेंट्स में क्या आता है, एक्सेसिव स्मोकिंग, च्यूइंग ऑफ टोबैको एंड पान, हैवी ड्रिंकिंग, या बहुत ज्यादा आप स्पाइसी फूड खा रहे हैं, तो इन सब की वजह से क्रोनिक फ्रिंजाइटिस हो सकता है। इन्वायरमेंट का भी रोल है, इन्वायरमेंट में अगर हमारे पास स्मोकी होगी या डस्टी होगी, इसकी वजह से भी क्रोनिक फ्रिंजाइटिस होता है। और लास्ट में है कि फॉल्टी वॉइस प्रोडक्शन। फॉल्टी वॉइस प्रोडक्शन स्नॉटिंग वगैरह में, या फिर एक्सेसिव जब हम थ्रोट क्लियर करते हैं तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है फेरिंक्स की। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, पेशेंट में एक तो उसके गले में दर्द होगा जो कि सुबह के टाइम बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा बंदा कहेगा कि उसके गले में कोई चीज है जिसे हम कहते हैं फॉरेन बॉडी सेंसेशन है। इसके अलावा जो उसकी वॉइस होगी वो होगी टायर्ड, और उसमें क्रोनिक इरिटेशन की वजह से कफ भी होगी।
ट्रीटमेंट क्रोनिक फ्रिंजाइटिस का कैसे होता है कि इसमें सबसे पहले हम तो एटियोलॉजी देखेंगे कि किसकी वजह से ये हुआ, माउथ ब्रीथिंग की वजह से हुआ या इरिटेंट्स की वजह से हुआ, उसको ठीक करेंगे। उसके बाद हम वॉइस टेस्ट एंड स्पीच थेरेपी करेंगे उन लोगों के लिए कि जिसकी काज से फॉल्टी वॉइस प्रोडक्शन। इसके अलावा मॉर्निंग में वार्म सलाइन गार्गल्स करने चाहिए ताकि डिस्कम्फर्ट रिलीव हो सके। नेक्स्ट है मेंडल्स पेंट। मेंडल्स पेंट वो होता है कि जब भी हम अमोनियम वेंडेट को सल्फ्यूरिक एसिड में का सोल्यूशन अप्लाई करते हैं हम फ्रेंजल मिकोसा के ऊपर। और लास्ट में आ जाता है कैटराइजेशन। कैटराइजेशन क्या होती है कि जब भी हमने इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू या फिर केमिकल्स के थ्रू डैमेज टिश्यूज को रिमूव करना हो, तो इसमें सबसे पहले हम लोकल एनेस्थीसिया देंगे और उसके बाद जो ग्रेन्यूल्स है वहां पर हम सिल्वर नाइट्रेट अप्लाई करेंगे 10 to 25%। तो इसे हम कहते हैं कैटराइजेशन। एट्रोपिक फ्रिंजाइटिस किसे कहते हैं? एट्रोपिक फ्रिंजाइटिस का मतलब है कि ये भी क्रोनिक फ्रिंजाइटिस ही होते हैं, लेकिन ये उन पेशेंट्स में होता है जिसमें काज होती है एट्रोपिक रिनाइटिस। एट्रोपिक रिनाइटिस के पेशेंट में एट्रोपिक फ्रिंजाइटिस होता है। इसमें जो फ्रिंजल म्यूकोसा होता है उसकी और इसके अलावा म्यूकस ग्लैंड्स की एट्रोफी हो जाती है, जिसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम होती है। तो यहाँ पर हमें क्रस्ट नज़र आएंगी और इसके बाद हमें जब उनकी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसमें हमें फिर फाउल स्मेल भी मिलेगी। तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? ड्राइनेस एंड डिस्कम्फर्ट इन द थ्रोट, क्योंकि इसमें जो म्यूकोसा है उसकी एट्रोफी हो गई है। इसके अलावा क्रस्ट फॉर्मेशन की वजह से ड्राई कफ होगी। एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो हमें जो फ्रिंजल म्यूकोसा मिलेगा वो हमें ड्राई मिलेगा और क्रस्ट प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे कि हमने इसकी काज का ट्रीट करना है, यानी कि जो इसकी काज क्या थी, एट्रोपिक रिनाइटिस। तो हमने सबसे पहले क्रस्ट को रिमूव करना है और स्क्रीशन को प्रमोट करना है ताकि ड्राइनेस कम हो। क्रस्ट हम कैसे रिमूव करेंगे? हमने अल्कलाइन सोल्यूशन का स्प्रे करना है थ्रोट के ऊपर। इसके अलावा हमने मेंडल्स पेंट अप्लाई कर देना है, जिसकी वजह से हमें सूथिंग इफेक्ट मिलेगा। पोटेशियम आयोडाइड जो होता है 325 मिलीग्राम, वो हम ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं कुछ दिन के लिए ताकि स्क्रीशन हो जाए और इसके अलावा क्रस्ट, ये हमारे पास क्रस्टिंग से भी प्रिवेंट करता है। केराटोसिस फ्रिंजाइटिस। केराटोसिस फ्रिंजाइटिस में हमारे पास क्या होता है कि ये एक बिनाइन कंडीशन है। जब भी एपिथेलियम जो है उसकी हाइपरट्रॉफी और केराटिनाइजेशन हो जाए तो हमें वाइट येलो डार्ट्स हमें मिलते हैं। किस किस के ऊपर? पैलेटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल और फेरिंजियल वॉल के ऊपर। उससे हम कहते हैं केराटोसिस फ्रिंजिस, यानी कि उसमें केराटिनाइजेशन हो गई है। ये फॉर्मली अडहेरेंट होते हैं, इनको हम रिमूव नहीं कर सकते। टॉन्सिलाइटिस से हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी और इसके अलावा फीवर वगैरह भी प्रेजेंट नहीं होगा। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये खुद ब खुद ही इनकी रिग्रेशन हो जाती है। इस तरह में वाइट या येलो कलर के डार्ट्स नजर आएंगे टॉन्सिल्स के ऊपर और इसके अलावा पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल के ऊपर।